नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। पाकिस्तान, ऐसा हमारे यहाँ एक कहावत कही गई, गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का मतलब होता है कि कुछ और करने गए थे, हो कुछ और गया। पाकिस्तान एफएटीएफ में लगातार ग्रे लिस्ट में है, लेकिन पाकिस्तान का ऐसा मानना कि 27 जो कैटेगरी एफएटीएफ की हैं उनमें से 24 कैटेगरीज पर हमने काम कर लिया है। 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनकी वजह से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर होने के लिए काम करना बाकी, ऐसा एफएटीएफ का कहना है। हालांकि पाकिस्तान के डॉन अखबार में जिस तरह से न्यूज़ छपी और उन्होंने यूके को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, यूके ने एक बड़ा काम कर दिया। पाकिस्तान के जो क्रियाकलाप हैं उन क्रियाकलापों पर उन्होंने काम कर दिया। ये कहना पाकिस्तान का कि हमने 27 में से 24 कैटेगरीज पर काम कर लिया है, बाकी 3 पर बाकी है और हमने बहुत काम किया है, ऐसा पाकिस्तान का दावा आया। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान वो कभी नहीं कर सकता जो एफएटीएफ की डिमांड है। कारण क्या है कि पाकिस्तान जैसा देश जो बना इस उद्देश्य से हो कि उसको इस्लामिक शासन बनाना है। आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी का बयान, जिस समय वो यूएई को लेकर, यूएई से वो आग्रह कर रहे थे कि भारत के कश्मीर को लेकर या आर्टिकल 370 को लेकर एक बैठक बुलाई जाए इस्लामिक देशों की, जो कि यूएई ने मना कर दिया। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा था पाकिस्तान इस बैठक को बुलाएगा और यहीं से यूएई के संबंध पाकिस्तान से खराब होना शुरू हुए थे। हालांकि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को वैसे भी खाड़ी में जाते हैं तो त्रियम दर्जा, द्वयम दर्जा भी नहीं देते, त्रियम दर्जा देते हैं। द्वयम दर्जा वो हिंदुस्तान के हिंदुओं को देते हैं और त्रियम दर्जे में यहाँ के मुसलमानों को रखते हैं। कारण क्या है? उनका मानना है कि ये अपने पूर्वजों के नहीं हुए तो ये मेरे कैसे हो सकते हैं। इनके पूर्वज सभी हिंदू थे और अब ये इस्लाम कबूल करने के बाद ये क्लेम करना कि वो उनके बहुत सगे हैं, जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं, ऐसा विचार इस्लामिक कंट्रियों का है। इसीलिए पाकिस्तान जैसे मुल्क, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो मुसलमान जाते हैं उन मुसलमानों की क्या हश्र वहाँ पर होता है, वो त्रियम दर्जे पर रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बीमारी जब वो ये कहते हैं, पाकिस्तान ये कह रहा है कि यूके हमको टारगेट कर रहा है, वो फैक्ट पर नहीं बोल रहा है या एफएटीएफ फैक्ट पर काम नहीं कर रहा है। एफएटीएफ इस समय जो काम कर रहा है वो पॉलिटिक्स पर कर रहा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो अपनी तो पहले समझ में नहीं आया कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कौन, कैसे। पॉलिटिकली मोटिवेटेड का मतलब है पाकिस्तान क्या यूके के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा है? क्या वो यूएनओ का चुनाव लड़ रहा है? क्या वो यूएनओ पर कब्जा करना चाहता है? क्या यूके पर कब्जा करना चाहता है? यूके पर कब्जा करने का मतलब साफ दिखता है। जो स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस का आया पाकिस्तान का कल, उसको अगर लिंक करेंगे यूके के स्ट्रेटजीकर्ताओं से, यूनाइटेड किंगडम में एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को वो कहते हैं कि 2020 की ये रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण उनके लिए है। इस रिपोर्ट के मामले में उन्होंने शेड्यूल 3ZA, जो उनके यहां का शेड्यूल है, उसने नेशनल रिस्क असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग 2020 प्रस्तुत की है। मैं फिर से कहता हूं, नेशनल रिस्क असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग 2020 की जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार उनका कहना है कि पाकिस्तान जिस प्रकार से वहां हावी होता जा रहा है लंदन में, खासतौर से पाकिस्तान ने लंदन टारगेट किया है। और केवल वो पाकिस्तान की बात नहीं करते, उन्होंने इस प्रकार के कंट्रियों में चाइना, पाकिस्तान, हांगकांग, रशिया, यूएई को रखा है। ये ऐसे कंट्री हैं, जिन 5 कंट्रियों की मैं बात कर रहा हूं, ये ऐसे कंट्री हैं, यूके का कहना है कि इन कंट्रियों के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लंदन में आ रहा है और लंदन के हाई प्रोफाइल एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। मैं यूके में बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में हैं, वो अक्सर कहा करते हैं कि एक हमारे मित्र हैं
काफ़ी उम्र है, हालांकि वो हमसे मित्रता मानते हैं, ऐसा कहते हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं वहाँ से। वो कहते हैं कि यूके में वो एक मंदिर बनाना चाहते हैं, शिव मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो शिव मंदिर बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि यूके में, लंदन में उनको अनुमति नहीं मिल पा रही है। लेकिन उनका साइमल्टेनियसली ये भी कहना है कि लंदन के अंदर जो मुस्लिम समुदाय है वो रोड पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है, जहां चाहता है वहां वो अपनी मस्जिद खोल लेता है, जिस घर को चाहता है उसको मस्जिद बना लेता है। और यूके सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन यूके सरकार के दिमाग में ये बात बिठा दी गई है। उनका कहना है कि ऐसा उनको दिमाग में आ गया है कि मंदिर या मस्जिद नहीं खुलने देना है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और मुस्लिम समुदाय वहां ऐसा कर रहा है। इसका क्या सोल्यूशन है? कहते हैं लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है और यूके को समझ में नहीं आ रहा है कि जो सबसे बड़ा खतरा है वो इस्लामिक टेररिज्म है लंदन के लिए। मैं उनकी चिंताओं से बहुत वाकिफ था, लेकिन अभी बोरिस जॉनसन वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं और बोरिस जॉनसन का भारत से बहुत अच्छा संपर्क है, क्योंकि अभी से पहले जो उनकी पत्नी थी वो भारतीय समुदाय से थी और जिस समय वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे वो भारत में बहुत सारे विजिट किए। भारत में जो हिंदुस्तान की चिंताएं हैं, हिंदुस्तान के लोगों की जो चिंताएं हैं, वो चिंताओं से वाकिफ हैं, क्योंकि इस्लाम से अगर सही तरीके से संसार में 1000 वर्ष में कोई लड़ा और अपने आप को बचा ले गया, वो केवल हिंदुस्तान था। क्यों? क्योंकि खाड़ी में इस्लाम को आने के बाद 150 वर्षों में खाड़ी पूरा कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन हिंदुस्तान में 1000 वर्ष तक एक्सक्लूसिव, कम से कम 600 वर्ष तो एक्सक्लूसिव शासन रहा। उस एक्सक्लूसिव शासन के होने के बावजूद हिंदुस्तान बचा रहा। हालांकि हमारे लोग जो चाटुकार थे, जिनकी माताओं बहनों के साथ गलत हुआ, जिनके साथ गलत हुआ, वो कन्वर्ट हुए, सिर्फ शौक में भले ही कन्वर्ट हुए हों, लेकिन वो कन्वर्ट हुए, कुछ पीढ़ियों तक उन्हें याद था और बाद में वो भूल गए कि वो हिंदुओं की संतानें ही हैं और उनकी मातृभूमि हिंदुस्तान है। नतीजा पाकिस्तान और बांग्लादेश आपके सामने है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में मेजॉरिटी हिंदुओं की रही और उसका परिणाम ये रहा कि हिंदुस्तान लड़ते लड़ते इस समुदाय से इतने लंबे समय तक गुलामी का शासन होने के बावजूद अपने आप को बचा ले गया। इसका मतलब यह हो गया कि इस्लाम से लड़ने के लिए अगर कोई परफेक्ट मानसिकता संसार में कहीं पाई जाती है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, जो ये सोच सकता है, जो ये बता सकता है कि कैसे लड़ना है और किसका काट क्या है। लेकिन इस बात को यूके नहीं समझ पा रहा था, लेकिन बोरिस जॉनसन की ससुराल भारत होने की वजह से उनके बहुत सारे प्रवास हुए और भारतीयों के साथ उनका अच्छा उठना बैठना हुआ। नतीजा निकला कि उनको भी ये बात समझ में आई। और जब ये नेशनल रिस्क असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग 2020 की रिपोर्ट आई, वो आंख फाड़ने वाली थी और अब पाकिस्तान की जितनी भी करतूतें हैं वो सब सामने आने वाली थी। भले ही पाकिस्तान डायरेक्ट ना कर रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है जो ये रिपोर्ट बताती है कि कितना पैसा पाकिस्तान के एसेट्स को खरीदने में लगाया गया। यह संभव है कि ये पैसा चाइना से गया हो, यह संभव है कि ये पैसा यूएई से गया हो या कोई और कंट्री पीछे से हो। जैसे चाइना की तो मेन पॉलिसी है, वो संसार में जितने भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जिन कंट्रियों का प्रभाव है, वहां पर वो एसेट्स खरीद रहे थे, कंपनियों के एसेट्स खरीद रहे थे, लैंड खरीद रहे थे, प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, रियल एस्टेट खरीद रहे थे। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि पाकिस्तान उसके चक्कर में भी, पाकिस्तान से पैसा आया और पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय जो लंदन में रहता है उसने बड़े एसेट्स वहां पर खरीदे। आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी जब आपको यह समझ में आएगा कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की तरफ से 1.7 बिलियन डॉलर्स 2017 में 1.7 बिलियन डॉलर्स 1.7 बिलियन डॉलर्स को अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 2,500 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया 2,500 करोड़ मान लीजिए तो हिंदुस्तानी रुपया 1,25,000 करोड़ मान लीजिए, 1,200-1,300 करोड़ मान लीजिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो हिंदुस्तान से, उसके जो रुपए की वैल्यू, हिंदुस्तान का रुपया और पाकिस्तान के रुपए में 2 गुने का फर्क है। एक भारत का रुपया पाकिस्तान में 2.03 रुपए के बराबर है, यानी कि 2 गुना है। 1 रुपया हिंदुस्तान का पाकिस्तान में 2 रुपए में चलेगा।
तो 2,500 करोड़ रुपया, जिस पाकिस्तान के पास खाने को खाना ना हो, जिस पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी चलाने की समर्थ ना हो, जिस पाकिस्तान के पास अभी टीकाकरण अभियान वैक्सीनेशन के लिए पैसे ना हो, जिस पाकिस्तान के पास कोविड के दौरान अपने यहां क्वारंटाइन सेंटर बनाने की जगह ना हो और पैसे ना हो, जो अपनी प्रॉपर्टियां लगातार बेच रहा हो, प्राइम मिनिस्टर के एसेट्स बेचे जा रहे हों, जो अपने यहां की लड़कियों की सप्लाई चीन में कर कर काम चला रहा हो, जो अपने यहां से गधों का व्यापार कर रहा हो, गधे चीन को बेच रहा हो, ऐसे पाकिस्तान के पास 2,500 पाकिस्तानी रुपया, 2,500 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कहां से आया होगा, जो हवाला के माध्यम से या अननोन सोर्सेस के माध्यम से या नोन सोर्सेस के माध्यम से लंदन में गया। ये रिपोर्ट केवल लंदन की बात करती है और ये कह रही है कि लंदन में 2,500 करोड़ पाकिस्तानी रुपया किसी न किसी माध्यम से वहां भेजा गया और लंदन के एसेट्स खरीदे गए। एसेट्स कैसे खरीदे जाते हैं? कुछ कंपनियां खरीदी गई, प्रॉपर्टियां खरीदी गई। पैसा वहां कैसे पहुंचा, ये एक बड़ा प्रश्न था। वो ये था कि पाकिस्तान से कुछ एक्सपोर्ट दिखाया गया, वो लंदन से कुछ एक्सपोर्ट पाकिस्तान को दिखाया गया और उससे अनाप शनाप पैसा पाकिस्तान से आया। जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, मेडिसिन सेक्टर, वो बड़ी तेजी से पाकिस्तान को सप्लाई किया गया। पाकिस्तान को कुछ ऐसे सामान सप्लाई किए गए जिसके माध्यम से पाकिस्तान ने एक बड़ा फंड लंदन में भेजा और वो मुस्लिम समुदाय के पास गया, उसने लंदन में एसेट्स खरीदे। बोरिस जॉनसन, मुझे लगता है कि उनको भारत का प्रभाव कुछ समझ में आया और उनको यह समझ में आ गया कि क्रिमिनल्स कंटिन्यूएशन टू परचेज हाई वैल्यू एसेट्स वहां पर खरीद रहे हैं। वो रियल एस्टेट के फॉर्म में है, प्रीशियस जेम्स के फॉर्म में है, ज्वेलरी के फॉर्म में है और वहां अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। परिणाम यह है कि वहाँ मस्जिदें बढ़ती जा रही हैं, परिणाम यह है कि वहाँ रोड पर नमाजें होने लगी हैं, परिणाम यह है कि लंदन में अब यूके गवर्नमेंट को ये फील होने लगा है कि पाकिस्तान इनक्रोच कर रहा है, चाइना इनक्रोच कर रहा है, रशिया इनक्रोच कर रहा है, यूएई अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हांगकांग अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अब जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं उनको माइनॉरिटी में भेजने का काम किया जा रहा है और पैसा वहाँ बड़ी तादाद में इन्वेस्ट किया जा रहा है, प्रॉपर्टियाँ खरीदी जा रही हैं। ये कोई इस्लामिक चरमपंथ पाकिस्तान का कोई नया खेल नहीं है। आपने याद है आपको शर्जुल इस्लाम, भारत में उसने कहा था कि जो असम से नाक निकली है उसको काट देंगे, उसके दोनों तरफ हमारे समुदाय के लोग हैं। भारत में भी बहुत सारे लोगों ने मुझे चिट्ठियां लिखकर दी हैं, बहुत सारे लोगों ने मेल मुझे किया और बताया कि भारत के मेन हाईवेज पर इस्लामिक चरमपंथियों के द्वारा या इस्लामिक लोगों के द्वारा प्रॉपर्टियां खरीदी गई, वहां ढाबे खोले जा रहे हैं। वो प्रॉपर्टियां जहां जहां से सेना इनहेबिटेड एरिया में आ सकती है, सेना रिहायशी एरिया में आ सकती है, उन सभी जगहों पर मुस्लिम समुदाय ने प्रॉपर्टी खरीदी है। जब नोटबंदी भारत में हुई तो वो बड़ा धक्का लगा और भारत में ये स्पीड बंद हो गई प्रॉपर्टियां खरीदने की, क्योंकि उनका विचार ये है कि मेन हाईवेज खरीद लिए जाएं और इस पर पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी संख्या में भारत में होती है। उनका विचार यह है कि यहाँ प्रॉपर्टियां खरीदी जाएं, यहाँ के समुदाय को खरीदवाई जाएं और जिस समय भारत में गजवाए हिंद का आह्वान हो उस समय फोर्सेस अंदर न घुस पाएं, लोगों के घुसने की एंट्री जहां जहां से हो वो सारी रोडें ब्लॉक कर दी जाएं। उसके लिए आवश्यक है कि हाईवेज और जो मेन वेज हैं उनके दोनों तरफ उनके लोगों के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो वहां पर विराजमान होने चाहिए ताकि सेना अपने ऑपरेशंस न चला पाए। ये काम केवल भारत में हो रहा है ऐसा नहीं है। लंदन की ये रिपोर्ट या यूके की ये रिपोर्ट जिसके माध्यम से उन्होंने पाकिस्तान को सेंसिटिव स्टेट की कैटेगरी में रखा है, क्या हाई रिस्क स्टेट्स की कैटेगरी में रखा है यूके ने, और हाई रिस्क स्टेट की कैटेगरी में रखते हुए उन्होंने आह्वान किया है
कि पाकिस्तान की तरफ से जो टेरर फंडिंग की जा रही है, जो फाइनेंशियल फंडिंग की जा रही है, टेररिज्म को फंडिंग की जा रही है, इस्लामिज्म को फंडिंग की जा रही है, वो फंडिंग यूके के लिए बड़ी खतरनाक है। इसलिए उनके यहाँ से जो भी पैसा आता है वो पैसा हाई रिस्क पर रखा जाएगा और उसके क्रॉस एग्जामिनेशन होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो कदम उठाया है, जहां तक एफएटीएफ की बात थी, पाकिस्तान प्रयास कर रहा था कि किसी तरह से एफएटीएफ से उसको निजात मिल जाए, लेकिन लंदन का ये कदम या यूके का ये कदम जो पाकिस्तान को हाई रिस्क पर रखा हुआ है, पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है कि अब एफएटीएफ से वो बाहर आने वाला नहीं, क्योंकि लंदन जैसा बड़ा, क्योंकि यूके जैसा बड़ा देश उसने पाकिस्तान के खिलाफ बिगुल बजा दिया है और वो पाकिस्तान से आने वाले एसेट्स, पैसा या पाकिस्तानियों के हाथ में जाने वाले एसेट्स पर बहुत क्लोजली आइज रखे हुए है। टेररिज्म का एक फॉर्म नहीं होता, टेररिज्म सीधा बम फोड़ना नहीं होता, एक सांस्कृतिक टेररिज्म होता है, एक वैचारिक टेररिज्म होता है, एक लैंड का टेररिज्म होता है जिसको आप जिहाद जनरली वो कहते हैं। तो बहुत सारे प्रकार का जिहाद छेड़ने का अभ्यास पाकिस्तान लगातार करता ही रहता है और उसी प्रयास में उसने यूके को टारगेट किया। इससे पहले जब तक ब्रेग्जिट नहीं हुआ था, यानी कि जब तक यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर नहीं हुआ था, तब तक यूरोपियन यूनियन इस पर एवेल्युएशन करती थी, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद यूके ने सेपरेट लिस्ट बनाई है और उस सेपरेट लिस्ट में हाई रिस्क स्टेट्स में पाकिस्तान को सबसे ऊपर रखा है। मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान इन चीज़ों से निकलने वाला नहीं है और सबको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये कहे कि हमने ये मेजर्स कर लिए, लेकिन मानसिकता को कहाँ ले जाएगा? जो मानसिकता बच्चे को बचपन से पढ़ाई गई हो, मार काट की राजनीति बताई गई हो, दूसरे पर कब्जा करना है ऐसा बताया गया हो, पर स्त्री तुम्हारी है, संसार में जो कुछ भी बना है वो तुम्हारे लिए बनाया गया है, तुम उसकी उपभोग करता हो और तुम्हें उपभोग करना चाहिए, ऐसी जिन्होंने फिलॉसफी सिखाई हो, जिन्होंने बकरे की गर्दन काटने वो भी झटके से नहीं हलाल करना सिखाया हो, ऐसे लोगों से कितने भी मेजर्स अपना लो, सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि मानसिकता को कैसे बदलोगे जब तक कि उनके रिलीजन के स्टाइल को नहीं बदलोगे। यही कारण है कि वसीम रिजवी भी कोर्ट में गए और उनको ये कहना पड़ा। दुर्भाग्य यह है कि उनकी रिट खारिज हो गई, लेकिन उनको ये कहना पड़ा कि कुरान शरीफ में ऐसी 26 आयतें हैं और हदीतों में और सुन्नतों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो मानवता के विरुद्ध हैं, मानव की हत्या करने के लिए आगे बढ़ाने का काम करती हैं और बच्चों की मानसिकता खराब करती हैं। अब इस मानसिकता का क्या उपचार है, इसको पूरे विश्व को बैठकर सोचना ही पड़ेगा। नहीं तो ये आप रिपोर्टें बनाते रहिए, लंदन आप बचाने की कोशिश करते रहिए, नई दिल्ली को बचाने की कोशिश करते रहिए, इस मानसिकता पर जब तक सुधार नहीं होगा तब तक कोई सुधार कहीं का नहीं होने वाला। आपकी ये मेजर्स, आपकी ये कानून, आपकी ये व्यवस्था, ये सारी धरी की धरी रह जाने वाली है। इसलिए मानसिकता पर कैसे प्रहार हो, मानसिकता कैसे बदली जाए, इसके लिए सारे विश्व को मिलकर प्रयास करना ही होगा। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।